तेलंगाना के सिकंदराबाद में पीएम मोदी की विशाल जनसभा, बीआरएस और कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का लगाया आरोप। नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा भरे सदन में निर्लज्जता के साथ जीतन राम मांझी का किया अपमान। भाजपा ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र, लाडली बहनों को पक्का मकान और सस्ते गैस सिलेंडर का वादा। राज्य में चुनाव प्रचार ने भी पकड़ी रफ्तार, अमित शाह की कई चुनावी सभाएं, कमलनाथ ने भी किया प्रचार। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री समेत कई नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जयपुर की रैली में कांग्रेस पर जोरदार हमला, अशोक गहलोत का पलटवार। राजस्थान के दौसा में रक्षक बना भक्षक, मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले पर भाजपा आक्रामक। वारदात को बताया कांग्रेस के कुशासन का नतीजा, कहा राज्य की महिलाएं और बच्चियां नहीं हैं सुरक्षित। आरोपी एएसआई बर्खास्त। रामनगरी के मनोरम दीपोत्सव में बिखरा कला, संस्कृति व आध्यात्म का रंग। 22 लाख से अधिक दियों से जगमग हुई अयोध्या, बना विश्व रिकॉर्ड। लेजर शो में दिखाई गई रामलीला, सरयू नदी के घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की आरती। बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, लालू और तेजस्वी के सहयोगी अमित कात्याल को किया गिरफ्तार। पिछले 2 महीने से ईडी के सामने पेश होने से बच रहा था आरोपी। क्रिकेट विश्व कप 2023 में खत्म हुआ पाकिस्तान का सफर, इंग्लैंड ने 93 रन से दी करारी शिकस्त। 15 नवंबर को पहले सेमीफाइनल में भारत का न्यूजीलैंड से होगा सामना। 16 नवंबर को भिड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में समाज के हाशिए पर रह रहे लोग, विशेष तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। मादिगा समुदाय के लोगों ने मंदाकृष्ण मादिगा के साथ सभा में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री की तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद दूसरी जनसभा थी। प्रधानमंत्री ने मादिगा समुदाय से किए गए राजनीतिक वादों पर खरा नहीं उतरने के लिए बीआरएस और केसीआर पर वार किए। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार की दलित बंधु योजना सिर्फ विधायकों के परिवार की योजना बनकर रह गई है। आंदोलन के दिनों में आपसे वादा किया गया था कि किसी दलित को ही तेलंगाना का पहला सीएम बनाया जाएगा, लेकिन राज्य के निर्माण के बाद हर दलित आकांक्षाओं को कुचलते हुए सीएम की कुर्सी पर केसीआर ने कब्जा कर लिया। बीआरएस ने दलितों को जमीन देने का भी वादा किया था। क्या उन्होंने वादा पूरा किया? बीआरएस ने आपको दलित बंधु स्कीम के जरिए हजारों करोड़ रुपया देने की बात कही थी। क्या आपको इसका लाभ हुआ? सच्चाई यह है कि ये स्कीम बीआरएस विधायकों के रिश्तेदारों की स्कीम बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का एक ही उद्देश्य है, वंचितों को वरीयता, जबकि बीआरएस सहित कांग्रेस दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक कांग्रेस ने विरोध ही किया है। वहीं हाल में ही इंडी अलायंस के नेता नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक दलित नेता का अपमान किया।
अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा है कि बिहार के 19 सीएम ने विधानसभा में सदन के फ्लोर पर एक और दलित नेता का, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम का अपमान किया है। वहां के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जो दलितों में भी अति दलित है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, उनको बिहार के सीएम ने बड़े सदन में बुरी तरह अपमानित किया। बहुत ही निर्लज्जता के साथ जीतन बाबू को ये जताने की कोशिश की गई कि वो सीएम पद के योग्य नहीं थे। ये अहंकार की भावना, दलितों का अपमान करने की भावना कांग्रेस और उसके सहयोगियों की पहचान है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। संकल्प पत्र के इस प्रमुख संकल्प के साथ ही शनिवार को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री मोदी के 10 प्रमुख संकल्पों और गारंटी को शामिल किया गया है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से 17 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रचार भी लगातार जारी है। चुनावी राज्यों में राजनीतिक दल रैलियां, जनसंपर्क, रोड शो, घोषणा पत्र समेत दूसरे माध्यमों के सहारे जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश का खाका जनता के सामने रखा गया। घोषणा पत्र में अगले 5 सालों तक गरीबों को मुफ्त राशन देने, भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण, 6 नए एक्सप्रेसवे के साथ 80 रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तरीय आधुनिकीकरण, लाडली बहनों को आर्थिक मदद के साथ पक्का मकान, उज्ज्वला लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, गेहूं और धान की एमएसपी पर बोनस की व्यवस्था समेत दूसरे बड़े वायदे किए गए हैं। राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वैसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपना, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है। स्वच्छता हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण बचाना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता हो, पीएम आवास हो, स्वामित्व योजना हो, स्ट्रीट वेंडर की हमारी योजना हो, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना, कई योजनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 है और नंबर 1 का ये सफर जारी रहेगा। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में राज्य में प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मैं आशा करता हूं कि दीपावली के बाद देश भर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बीज बोने वाली कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में सफाया हो जाएगा। इस बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ ने निवाड़ी में पार्टी के लिए प्रचार किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। आज प्रदेश की तस्वीर क्या है? हर बार परेशान है, यहां मैं आया देखता हूं ये उत्साह भरे नौजवान, और यही नौजवान हमारे प्रदेश का भविष्य, हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे। अगर आज के नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान के दौसा जिले में एक सब इंस्पेक्टर पर 4 साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया और अब उसे बर्खास्त कर दिया गया है। घटना के बाद से काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और लोगों में बहुत आक्रोश है। इस बीच बीजेपी का कहना है कि अशोक गहलोत सरकार की अक्षमता के कारण निरंकुश हो चुकी पुलिस चुनाव जैसे संवेदनशील मौके पर भी अत्याचार करने से बाज नहीं आ रही है।
राजस्थान में महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ता अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दौसा से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि मामले का आरोपी एक सब इंस्पेक्टर है। हालांकि 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले इस एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवादी के द्वारा रिपोर्ट दिए जाने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद एडिशनल एसपी सिकाऊ जो हैं वो उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश की सारी प्रक्रिया फॉलो की जा रही है। दुष्कर्म की घटना को लेकर भाजपा गहलोत सरकार पर हमलावर है। भाजपा सवाल उठा रही है कि आखिर गहलोत सरकार में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रियंका गांधी को घेरते हुए कहा कि क्या वो सिर्फ राजनीतिक पर्यटन पर राजस्थान जाती हैं या उन्हें राज्य की महिलाओं की पीड़ा से भी कोई सरोकार है। बर्बरता पूर्वक बलात्कार करता है और ऐसा घिनौना हैवानियत भरा कृत्य करता है और इस पर राजस्थान की सरकार तुरंत कार्रवाई करने के बदले, जैसे कि उनका आम तौर पर रवैया रहता है, अपराधी बचाव में लग जाती है। राजस्थान की सड़कों पर तो महिलाएं पूछती है प्रियंका वाड्रा जी से कि लड़की हूं, महिला हूं, तो क्या बच सकती हूं। उधर कांग्रेस आरोपी की गिरफ्तारी का हवाला देकर राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। महिलाओं पर अत्याचार कहीं भी होता है वो शर्मनाक है, वो निंदनीय है। हालांकि राजस्थान में कार्रवाई होती है। जो अपराधी हैं, जो गुनहगार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। भाजपा का आरोप है कि बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने राजस्थान को जो कुशासन दिया है उसी का नतीजा है कि यहां बेटियों से दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं राष्ट्रीय बाल सुरक्षा एवं अधिकार आयोग ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। राजस्थान के अंदर ये लगातार हो रहा है, हर रोज हो रहा है ऐसी घिनौनी हरकतें। 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है राजस्थान के अंदर। और ये माहौल जो बनाया गया है जिसके अंदर राजस्थान में कांग्रेस सरकार के विधायकों के पीए इन्वॉल्व होते हैं, विधायकों के या मंत्रियों के परिवार वाले इन्वॉल्व होते हैं, तो नीचे जो लोग हैं वो क्या देखेंगे। ये जो कानून जो रक्षक हैं वो अपने ऊपर देखते हैं, साहब ये सब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। ये माहौल बिगाड़ने की बात है। पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने रेप किया है, हमने इसका संज्ञान लिया है। हम इस मामले में राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। ये रक्षक के भक्षक बनने का जो मामला है ये प्रदर्शित करता है कि सिस्टम कितना इनसेंसिटिव है। उधर 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत के बाद सैकड़ों की तादाद में गुस्साए ग्रामीण वासियों ने राहुवास थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि ये 4 साल की बच्ची खेलने के लिए बाहर गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी सब इंस्पेक्टर ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं दिवाली की। दीपावली का उत्सव पूरे देश में शुरू हो चुका है। अयोध्या नगरी दीपोत्सव से जगमगा रही है। दीपावली के मौके पर पूरे शहर को शानदार तरीके से सजाया गया है। दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में भी जबरदस्त रौनक है। बाजारों को आकर्षक रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। पूरे देश में इस वक्त रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम मची हुई है। दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है। देश भर में आज छोटी दीपावली की रौनक देखने को मिल रही है। राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव से जगमगा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के स्वागत और अभिनंदन के लिए जलाए गए दियों से एक विश्व कीर्तिमान भी बन गया। यहाँ 22 लाख से अधिक दिए जलाए गए, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, दिवाली के मौके पर दीपोत्सव की दिव्यता और उसकी भव्यता को बढ़ाने के क्रम में म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो से नव्य अयोध्या जी की मनमोहक झलकियां आकर्षण का केंद्र हैं, जिसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइटिंग, थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर शो आदि शामिल हैं। अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव 2023 के पावन अवसर पर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामकथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 500 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए अयोध्या में प्रभु राम के राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी हम सब अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे हैं और जनवरी माह के इंतजार में सभी संत, सभी भक्त, सभी श्रद्धालुजन उस इंतजार के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जहां दीपोत्सव से रोशन है, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित सैंड आर्ट भी तैयार की गई है। सैंड आर्टिस्ट रुपेश सिंह ने भगवान श्री राम की भव्य कलाकृति को सैंड आर्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया है। उधर अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दीपोत्सव के मौके पर निकाली गई इस शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों के लोक नृत्य की झलक भी दिखाई दी। प्रसिद्ध 4 धाम में शुमार श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर को भी दीपावली से पहले कई क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। फूलों के श्रृंगार से दोनों धामों की खूबसूरती और बढ़ गई है। वहीं बाजारों में दीपावली पर्व को लेकर खूब रौनक है। रंग बिरंगे बल्बों, फूलों और कलरफुल झालरों से बाजार गुलजार हैं। ये सभी चीजें ग्राहकों की पसंद बनी हुई हैं। दुकानों में जबरदस्त चहल पहल देखने को मिल रही है। बाजारों में ज्वेलरी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में ग्राहकों की खास तौर पर भीड़ है। लोग जमकर खरीदारी करने में मसरूफ हैं। सुबह से तमाम दुकानों में रौनक देखने को मिल रही है। त्योहार का उत्सव और बाजारों की रौनक देखकर हर किसी के चेहरे पर खुशी है। जहाँ से जो अच्छी चीजें मिलेगी एक रीजनेबल रेट पे, जो हम कस्टमर को भी रीजनेबल रेट पे दे सके, वो हिसाब से खरीदारी करके मिलेगा। आर्टिफिशियल फ्लावर्स का और डेकोरेटिव आइटम का क्रेज बढ़ा है। लोग जो घर में बैठे रहे थे उनको फील हुआ है कि नहीं, कि बोले कि हम अपना घर अच्छे से सुंदर से डेकोरेट करके रखें, तो वो हिसाब से ये मार्केट काफी ऊपर आया हुआ है। इसमें बढ़ोतरी भी हुई है, भाव रेट के अंदर भी बढ़ोतरी भी हुई है। दीपावली का त्योहार मिठाइयों के बिना अधूरा है। बाजार में तरह तरह की मिठाइयाँ दिखाई दे रही हैं। दुकानों में विशेष तरह की मिठाइयाँ बनाई गई हैं, जिससे बड़ी संख्या में ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं। दीपावली का पर्व हर घर में खुशियों की सौगात लाता है और इस दिन हर घर में भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस त्योहार को अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। अयोध्या के साथ मिथिला में भी दीपोत्सव की धूम है। सिया सुकुमारी जानकी की भूमि मिथिला में दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। सतघरा पिपराप घाट के त्रिवेणी संगम पर 51,000 दीप जलाकर अयोध्या के दीपोत्सव में सिया जी की भूमि से भी दीपों की कड़ी बढ़ाई गई है। ग्रामीण इलाके के लोगों ने स्थानीय मुखिया पम्मू यादव और कमला बलान मेला संघ के सहयोग से 51,000 दीपों की श्रृंखला बनाकर मिथिला और जानकी के प्रति अपने अनुराग को दोहराया है। जिला प्रशासन ने भी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और पर्यटन विकास के लिए दीपोत्सव में अपनी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी की वोकल फॉर लोकल अपील के बाद इस पहल को देश भर के नागरिकों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। कई जानी मानी हस्तियां भी इस अभियान की सराहना करते हुए इसे आगे बढ़ाने का आह्वान कर रही हैं। रोशनी का उत्सव मना रहा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इस पहल को देश के कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लोग अभियान से जुड़कर अपने आसपास के कारीगरों से उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। कई जानी मानी हस्तियां भी इस अभियान की सराहना करते हुए इसे आगे बढ़ाने का आह्वान कर रही हैं। फिल्म और फैशन जगत से जुड़े लोग भी पीएम की पहल की तारीफ कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया एक्स पर श्री कानोडा कर्ण बधिर विद्यालय के बच्चों का एक दिल को छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है। इसमें ये छात्र वोकल फॉर लोकल पहल में हिस्सा लेते देखे जा सकते हैं। अभिनेता जैकी श्रॉफ ने भी एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की सुंदर पहल है। ये पहल बहुत से लोगों में खुशियां बांटने की वजह बनती है। मतलब अपने घर में मैंने दीप जब जलाया
तो और कई घरों में दीप जला। बी वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट। हैप्पी दिवाली। अभिनेता वरुण शर्मा ने वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाते हुए खादी की खरीदारी का एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने पीएम की पहल की तारीफ की। जब आप खादी का कुछ भी सामान खरीदते हैं तो खुशियां लाखों कारीगरों के घर तक पहुंचती हैं। इस दिवाली लेट्स गो वोकल फॉर लोकल। मशहूर फैशन डिजाइनर सुकेत धीन ने पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान की सराहना की। उन्होंने इसे स्थानीय कारीगरों और कलाकारों के लिए लाभकारी पहल बताया। वोकल फॉर लोकल पर हमेशा प्रधानमंत्री का जोर रहा है और वो हमेशा से यही कहते आए हैं कि आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दें। पहल को आप किस तरह से देखते हैं? जितना लोकलाइज्ड काम हो जाता है उतनी क्वालिटी बेटर हो जाती है। अगर आप देखें दुनिया के सबसे ज़्यादा मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स खाने के फ्रांस में हैं और फ्रांस के गांव-गांव में हैं। वो क्यों? क्योंकि फ्रेश प्रोड्यूस लोकल से आता है। वो पूरे जब वेस्ट वोकल फॉर लोकल हो गया और जहाँ से वोकल फॉर लोकल होना चाहिए था, जो धरती से ये कॉन्सेप्ट निकला है, हमारे को तो वो अपनाना ही चाहिए। वोकल फॉर लोकल बन गए पकवान है, सच गई दुकान है। वोकल फॉर लोकल पहल आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे देश की आवाज है। देश पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान में दिल खोलकर शामिल हो रहा है। जारी है मधुबनी बनारसी को कल्याणी सुना रही है। मालाबार अम्रपाली कैरेट खरा खरा 24 कैरेट कंगन झुमके चेन। देखो टाइटन की रेंज, थोड़ा लेंस काट का फ्रेम। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऐसी इस बार हम दिवाली मनाते हैं, इंडिया को इंडिया के पास लेके आते हैं। अब की दिवाली बड़े दिल से मनाते हैं, इंडिया को इंडिया का तोहफा देके आते हैं। वोकल फॉर लोकल। भारतीय सांस्कृतिक संघ ने श्रीलंका में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से दिवाली समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथिल थोंडामन भी शरीक हुए। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा दिवाली और रामायण की प्रासंगिकता पर एक एनिमेशन भी प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर सेंथिल थोंडामन ने घोषणा की कि पूर्वी प्रांत भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भारतीय सांस्कृतिक संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। I also like to announce another thing which we are working out. That is my province, the Eastern Province Cultural Ministry, will be doing up a understanding MOU with the ICA, where all the Indian cultural events will be celebrated on a joint program between ICA and the Eastern Province government. So I think this will be the first province signing with the ICA to develop the cultural events. शुक्रवार को हुई बारिश के कारण मामूली सुधार के बावजूद शनिवार को दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार को दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ, हालांकि ये खराब श्रेणी में बनी हुई है। बारिश से मिली थोड़ी राहत के बाद शनिवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में फिर से वही गिरावट लौट आई। शुक्रवार को बारिश की वजह से वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखा गया था, लेकिन शनिवार को यह खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार सुबह आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 282 और ITO में 263 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण की आफत के बीच केजरीवाल सरकार के ढुलमुल रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम न उठाए जाने से लोग निराश हैं। जरा सी बारिश होते ही दिल्ली सरकार ने और डिविन योजना भी वापस ले ली। दिल्ली की हवा में घुलते इस जहर के पीछे पंजाब में लगातार जल रही पराली को बड़ी वजह माना जा रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली NCR में मचे हाहाकार के बावजूद पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं धड़ल्ले से जारी हैं। इससे निकला धुआं दिल्ली का दम घोट रहा है। जो पराली जल रही है उसका भी बहुत ही प्रभाव था। अगर आप सफर का डेटा देखें तो दिखाता है कि 25 से 30% तक पराली का असर था दिल्ली के हवा पर। पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश के लिए केंद्र सरकार ने कई राज्यों में फ्लाइंग स्क्वाड्स की तैनाती की है।
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने पराली जलाए जाने की चुनौती पर सफलतापूर्वक अंकुश लगाया, जबकि पंजाब सरकार इसमें बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। भाजपा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को प्रदूषण रोकने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। लगभग 1700 करोड़ रुपया पंजाब को पराली जलाने से रोकने के लिए दिया जा चुका है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे पंजाब में है चाहे दिल्ली में है, उन्हें पॉल्यूशन रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट और लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल होने के बाद भी दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकारों के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। लोग हैरान हैं कि हालात के इतने खराब होने के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकारें आखिर क्यों नहीं जाग रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। भारत और नीदरलैंड्स की टीम रविवार को बेंगलुरु में आमने सामने होंगी। पहले ही सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी टीम इंडिया इस मैच को अपने नाम करते हुए जीत का सफर जारी रखना चाहेगी। वहीं नीदरलैंड्स की नज़र जीत के साथ इस विश्व कप में अपने अभियान को खत्म करने पर होगी। आईसीसी विश्व कप में जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया रविवार को अपने आखिरी लीग मैच में नीदरलैंड से भिड़ेगी। ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में भारतीय टीम का सफर शानदार रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अब तक खेले गए 8 के 8 मैचों में शानदार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं इस विश्व कप में नीदरलैंड्स का सफर निराशाजनक रहा है। नीदरलैंड्स की टीम ने अब तक 8 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 2 मुकाबलों में ही जीत मिली है। ऐसे में ये टीम सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। अगर नीदरलैंड्स की टीम अपने आखिरी मुकाबले में भारत को हरा देती है तो वो टॉप 8 में फिनिश कर सकेगी। ऐसे में उसकी नज़र 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने पर टिकी होगी। वनडे फॉर्मेट में दोनों टीमों के बीच प्रदर्शन पर नजर डालें तो ये दोनों टीमें अब तक 2 बार आमने सामने हुई हैं और दोनों बार जीत भारत को मिली है। लीग के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया अपनी लगातार जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए सेमीफाइनल में जाना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर नीदरलैंड्स की नज़र अपने अभियान को जीत के साथ खत्म करने पर टिकी होगी। भारतीय टीम ने इस विश्व कप में सबका दिल जीता है। अब उम्मीद यही होगी कि बेंगलुरु के इस विकेट में राहुल द्रविड़ के पास एक सुनहरा मौका अपने बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का। वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड्स ने जरूर खेल से सबको खुश किया है, लेकिन क्या वो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खचाखच भरे दर्शकों के सामने उस तरह का उम्दा प्रदर्शन एक बार फिर मैदान पर ला पाएंगे कि नहीं, ये देखना रोचक होगा। कैमरा पर्सन एस जयशंकर के साथ अनिल थॉमस, डीडी न्यूज़, बेंगलुरु। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।